नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल जीवनदान जिक्के में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे संविधान निर्माण पर, और संविधान निर्माण में हम जो कल हमारा जो टॉपिक था वो था संविधान सभा। और संविधान सभा में मैंने आपको बताया था कि भारत के संविधान निर्माण हेतु बनाई गई संविधान सभा का निर्वाचन किस आधार पर हुआ था। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कुल सदस्यों का चुनाव कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के बाद 389 सदस्यों का चुनाव हुआ था। और 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से बताए थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी सदस्यों से। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीका बताया था। और इसकी 3 महत्वपूर्ण बैठक 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए गए थे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उन उद्देश्यों के बारे में मैंने आपको बताया था। और जो हमारी मुख्य महत्वपूर्ण जो बातें चल रही थी वो हम बात कर रहे थे कि रखे गए उद्देश्यों के प्रस्ताव के आधार पर जो संविधान का प्रारूप तैयार किया था वो प्रारूप बनाया था BN राव ने। हम प्रारूप के बारे में बात कर रहे थे। जो प्रारूप तैयार किया था वो प्रारूप किसने तैयार किया था? VN राव ने तैयार किया था। और दोस्तों, ये जो प्रारूप बनाया गया था इसमें टोटल 343 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। 13 अनुसूचियां। देखिए दोस्तों, जो संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा था BN राव, वो प्रारूप तैयार करके देता है कि इस प्रारूप के आधार पर भारत का संविधान का निर्माण किया जाए। और दोस्तों, इसी प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए विचार विमर्श होगा कि जो बनाया गया भारत के संविधान का जो प्रारूप है ये सही है या फिर गलत है। तो इस पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति बनाई गई। दोस्तों, उस समिति के बारे में हम बात करेंगे। उस समिति का नाम मैंने कल भी आपको बताया था, वो समिति प्रारूप समिति। प्रारूप समिति ध्यान रखना है, साथ साथ नोटबुक में ऐड करें। देखिए, करते हैं प्रारूप समिति के बारे में। दोस्तों, इस प्रारूप समिति का निर्माण हुआ था 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का निर्माण कब हुआ? 29 अगस्त 1947। दोस्तों, इस प्रारूप समिति में टोटल सदस्यों की संख्या 7। टोटल सदस्य इसकी संख्या कितनी थी? 7। इसके उपनामों की अगर बात करें कि प्रारूप समिति के उपनाम बताइए, तो आपको याद रखना है ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग समिति बोलेंगे, और एक पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति, ये 2 इसके उपनाम आपको याद रखना है। आ जाए प्रश्न कि निम्न में से जो प्रारूप समिति थी उसके उपनाम हैं, तो अगर जो क्रम आएगा हमारा तो उसमें हमें देखने को मिलेगा ड्राफ्टिंग समिति और पांडुलेखन समिति, तो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखना है प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947, सदस्यों की संख्या 7 और उपनाम है इसका ड्राफ्टिंग समिति, पांडुलेखन समिति। इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, भारतीय संविधान निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसे भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। इसे जनक या जननी दोनों भी बोला गया है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये संविधान सभा का सदस्य था या नहीं था, फिर था तो कहां से चुना गया था, कैसे चुना गया था, इसके बारे में, चुनाव के बारे में बोले तो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चुनाव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को लेकर हम बात करेंगे कि वो प्रश्न आखिरकार कौन कौन से हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव जो संविधान सभा में हुआ था वो कहां से हुआ था और कैसे हुआ था। देखिए दोस्तों, जब संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे तो उस समय सर्वप्रथम अंबेडकर ने चुनाव लड़ा बॉम्बे से। कहां से चुनाव लड़ा? बॉम्बे से चुनाव लड़ा और चुनाव हार गया। उसके बाद ये जो भीमराव अंबेडकर है दोबारा से चुनाव लड़ता बंगाल से।
और बंगाल से जहां से चुनाव लड़ा गया था उस क्षेत्र का नाम था जयसूल कुलना क्षेत्र। इस क्षेत्र से चुनाव लड़ता है और ये जो चुनाव लड़ा गया था इस क्षेत्र से मुस्लिम लीग के सहयोग से, मुस्लिम लीग के सहयोग से। दोस्तों आपको याद रखना है, पहला चुनाव लड़ा गया था बॉम्बे से, चुनाव हार गया। दूसरा चुनाव लड़ा गया था बंगाल से, प्रांत का नाम है यसूल कुलना। और जो चुनाव लड़ा गया था दोबारा वो लड़ा गया था मुस्लिम लीग के सहयोग से और चुनाव जीत जाता है दोस्तों, बंगाल से चुनाव जीत गया। लेकिन दोस्तों 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, भारत का विभाजन होता है, तो उस समय ये जो क्षेत्र था जहां से अंबेडकर ने चुनाव लड़ा था ये पाकिस्तान में चला जाता है। कहां चला गया? पाकिस्तान में। अब आपको पता है कि ये जो क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाएगा तो अंबेडकर संविधान सभा का जो सदस्य बना था वहां से ये पद भी रिक्त होगा, इसलिए संविधान सभा का जो सदस्य था अंबेडकर उसका पद भी क्या हो गया? खाली हो गया। अब हुआ ये कि वीएन राव इसको पता था कि अंबेडकर के बगैर कुछ नहीं होने वाला है, भारतीय संविधान की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों वीएन राव है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा का 27 सदस्य था जो बिहार से चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पत्र के माध्यम से सूचित करता है। पत्र के माध्यम से सूचित करता है, क्या कहता है कि वो जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में चला गया और इसका अंबेडकर का पद रिक्त हो गया और अंबेडकर के बगैर तो हम भारत के संविधान की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया कि बॉम्बे जो क्षेत्र था जो सर्वप्रथम अंबेडकर ने चुनाव लड़ा था उस क्षेत्र का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था वीडी खर्रे को सूचित करता है और उस समय वहां से संविधान सभा का सदस्य था एमजे जयकर। प्रधानमंत्री वीडी खर्रे को कहके और ये पद रिक्त करवा लेता है और डॉक्टर अंबेडकर को यहां से संविधान सभा का सदस्य चुन लिया जाता है। दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के सामने आया है। जो क्षेत्र चुनाव लड़ा था सबसे पहले वो यसूल कुलना, याद रखना है, कहां चला गया? पाकिस्तान में। दोबारा दोस्तों जयसूल कुलना से चुनाव लड़ा था, किसके सहयोग से लड़ा था? मुस्लिम लीग के सहयोग से लड़ा था। उसके बाद जो दोबारा बॉम्बे का पद रिक्त करवाया गया, किसे कहकर? बीडी खर्रे को कहकर। क्या था ये? प्रधानमंत्री था। और किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। पहले सूचित किसने किया? वीएन राव ने। उसके बाद किसके पद को रिक्त करवाया? एमजे जयकर के पद को रिक्त करवा के, तो ये जो पद रिक्त करवा के और यहां से अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य चुन लिया गया दोस्तों। तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं हमने पढ़ी। तो अंबेडकर के चुनाव के बारे में अगर प्रश्न आए कि अंबेडकर आखिरकार संविधान सभा का सदस्य कहां से था, और ऑप्शन में बंगाल भी आए और ऑप्शन में बॉम्बे भी आए, अगर दोनों देखने को मिले तो हमें बॉम्बे से ही करना है। क्या करना है? बॉम्बे, क्योंकि पहले बंगाल से चुना गया था लेकिन वो क्षेत्र कहां में चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा किसके बारे में? प्रारूप समिति के बारे में और अंबेडकर के बारे में महत्वपूर्ण जो बातें थी उसके बारे में हमने पढ़ा। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो संविधान सभा बनाई गई थी भारतीय संविधान निर्माण हेतु, उसमें हम बात करेंगे महिलाओं की संख्या। तो टोटल कुल महिलाओं की संख्या थी 15। कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। और में एक मात्र मुस्लिम महिला, याद रखना आने वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक मात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में जिसका नाम था बेगम अयाज रसूल। साथ साथ नोटबुक में जरूर ऐड करें इसे। एक मात्र मुस्लिम महिला जिसका चुनाव संविधान सभा में किया गया था वो थी बेगम अयाज रसूल। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कुल सदस्यों की संख्या संविधान सभा में थी वो थी 15, या इसे बोला जाता है 14+1। 14+1 इसलिए बोला जाता है कि एक सदस्य का चुनाव उस समय जो केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बोला जाता था अजमेर मेरवाड़ा से हुआ था, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? 14+1।
एक बोला जाता है। दोस्तों, अनुसूचित जाति के सदस्यों की बात करें, अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या की बात करें तो टोटल सदस्यों की संख्या थी 26। और अगर हम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की बात करें, अनुसूचित जनजाति, तो संविधान सभा में टोटल अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे 33। कितने थे दोस्तों? 33 सदस्य थे। देखिए हमने क्या किया कि कुल महिलाओं की संख्या 15 संविधान सभा में। एकमात्र मुस्लिम महिला मेरे प्यारे दोस्तों बेगम अयाज रसूल। राजस्थान से कुल कितने सदस्य थे? टोटल 15, 14 प्लस 1 अजमेर मेरवाड़ा से, उस समय चीफ कमिश्नर क्षेत्र के रूप में था। अनुसूचित जाति से कितने सदस्य चुने गए थे? दोस्तों, जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, उस प्रारूप समिति ने जो प्रारूप तैयार किया गया था BN राव के द्वारा, और मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद अलग अलग प्रकार की घटनाएं चल रही थी, लेकिन फिर भी अनेक परेशानियों के बावजूद उसने अपनी अंतिम रिपोर्ट फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष सौंप दी। संविधान सभा के समक्ष सौंप दी। और जो भारत का संविधान था वो अस्तित्व में आया 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। और जब दोस्तों भारत का संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। और ये दोस्तों उस समय 26 नवंबर 1949 से पहले की बात है। अब दोस्तों बात ये करेंगे कि इसी दिन लागू हो गया था या नहीं हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि भारत का संविधान था ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इस दिन क्या हुआ? इस दिन को 26 याद रखना, 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि हमारे पास कानून आ गए थे विधि दिवस। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन भारत का जो संविधान था वो आंशिक रूप से लागू हो गया था मेरे प्यारे दोस्तों। आंशिक रूप से क्या हो गया था? लागू हो गया था। अगर आपसे कोई पूछे भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949। आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949। आंशिक रूप का मतलब क्या है कि मात्र 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। अलग अलग क्षेत्रों के बहिष्कार के बाद और मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद आपको पता है कि भारत का संविधान 26 नवंबर को लागू नहीं हो पाया। तो जो इसकी अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो अंतिम बैठक मेरे प्यारे दोस्तों हुई थी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की क्या हुई थी? अंतिम बैठक है। और कुल अधिवेशनों की बात करें तो 11 प्लस 1 है। 11 पहले हो चुके थे और एक अंतिम जो अधिवेशन था वो कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। तो टोटल अधिवेशन कितने हुए थे? 12। और वाचनों की बात करें जो प्रारूप रखा गया था ना BN राव ने बना के दिया था, उस पर वाचन 114 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए थे? 114 वाचन हुए थे। याद रखना, वाचन अगर से आपसे कोई पूछे तो क्या करके आओगे? 114। अधिवेशन पूछे तो कितने करके आओगे? 11 प्लस 1 बोले तो 12। अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। और आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। 26 जनवरी क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहरा के पहला स्वाधीनता दिवस मना लिया था। तो 24 जनवरी को अंतिम बैठक होगी। इसी दिन को विशेष मानते हुए, 26 जनवरी के दिन को विशेष मानते हुए और भारत के संविधान को भी 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया? लागू कर दिया गया। दोस्तों, जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय 9 दिसंबर से लगाकर, और अगर सारी बात करें हम तो भारत के संविधान में कुल निर्माण जब हुआ था इसका, तो इसमें 2 वर्ष 11 माह है
और 18 दिन का समय लगा था। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, साथ साथ नोट जरूर करें। भारत के संविधान में टोटल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह है और 18 दिन का समय लगा था भारत के संविधान के निर्माण में मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जब भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था तो उस पर हस्ताक्षर तो होंगे, तो टोटल जब भारत का संविधान बना था तो 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389। 389 में से मात्र 284 सदस्य इस पर क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। आपसे पूछे मेरे प्यारे दोस्तों कोई कि भारत के संविधान में कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो बताना है आपको 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। प्रथम हस्ताक्षर किसका था? तो बताना पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अंतिम हस्ताक्षर किसका था? तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। अंतिम हस्ताक्षर किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। ये दोस्तों संविधान के बारे में हमने जो मोटी मोटी मुख्य जो बातें थी उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे कि संविधान तो अस्तित्व में आ गया। संविधान क्या आ गया? अस्तित्व में। हम कानून भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि कानून बनाने के लिए हमारे पास सरकार के जो स्वरूप होते हैं जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो संसद के द्वारा कानून बनाए जाते, तो संसद तो हमारे पास थी नहीं। तो उस समय संविधान के आधार पर कानून कौन बनाएगा? तो उस समय जो हमारी संविधान सभा थी ये 2 प्रकार से कार्य करती थी। एक तो संविधान निर्माण का कार्य करती थी और दूसरा जो किसका महत्वपूर्ण कार्य था वो था संसद के रूप में कार्य। जब ये संविधान निर्माण का कार्य करती थी संविधान सभा, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब ये संसद के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता जीवी मालवणकर करते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगली जो हमारी संविधान की जो क्लास होगी, क्लास, उसके अंदर हम बात करेंगे संविधान सभा के महत्वपूर्ण कार्य और संविधान के बारे में विशेष तथ्यों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारा संविधान अगली क्लास में और चलेगा, करेंगे बिल्कुल 0 लेवल से संविधान को और पढ़ेंगे इसी प्रकार से रोमांटिक तरीके से। सिर्फ और सिर्फ आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर आपका सहयोग मेरे साथ ऐसा ही बना रहा तो हमारी क्लास और ज्यादा रोमांटिक चलेगी। मैं प्रत्येक बात आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर आपसे यही कहता हूं, मेरी क्लास को देखिए आप, और देखने के बाद अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो मेरी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा आपको कुछ नहीं करना। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।